हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स एकेडमी बाय वीके सर। तो जैसे कि आपको पता है DSSP की वैकेंसी भरमार आ गई हैं, चाहे वो TGT के लिए हो, PGT के लिए हो या PRT के लिए भी हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पे DSSP के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे जो किसी भी एग्ज़ाम्स में DSSP जो भी एग्ज़ाम्स कराए हैं उसमें आए हुए हैं, तो उन्हीं एग्ज़ाम्स की एक सीरीज़ लेके आए हैं। तो इसी सीरीज़ में हम चलते हैं अपनी पहली सीरीज़ के ऊपर, उसका भाग 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत सरकार ने जनगणना को किस सूची में रखा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो जनगणना है उसको किस सूची में रखा है? संघ सूची, राज्य सूची, मिश्रित सूची, समवर्ती सूची। जल्दी से आंसर बताइए। तो जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, इसने जनगणना को जो है संघ सूची में रखा है। ठीक है, संघ सूची में रखने का मतलब है जो भारत सरकार है, इस जनगणना कौन कराता है, ये उत्तरदायित्व जो है ये संघ सूची का दायित्व है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के लागू हो गया था। तो जब संविधान बना था तो उसमें मूल रूप से 8 अनुसूची थी और 14 भाषाएं थी। तो अब जो है अब 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक है, और जो है अब उसी में 7वीं अनुसूची जो है, इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये और ये वाली, तो इन तीनों का ही इसमें दे रखा है। संघ सूची में जो है वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ तो 100 विषय थे, अब जो है 97 विषय रह गए हैं। और राज्य सूची में जो है 61 विषय थे जब ये लागू हुई थे संविधान, अब 66 विषय हैं, 66 विषय। ऐसी समवर्ती सूची में जो है 47 विषय थे, लेकिन अब 52 हो गए हैं। तो एक करेक्शन कर लीजिए, जो राज्य सूची है मैंने शायद वहाँ पे बोल दिया है कि 66 जो थे वो जब लागू हुआ था तब थे, लेकिन अब 61 विषय हैं। तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में से किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? तो मछलियों का जो लीवर जो ऑयल होता है, यानी कि जो फिशेस होती हैं, उनमें कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। तो मछलियों का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि विटामिन डी और कहाँ से मिलता है। विटामिन डी जो है और सूर्य जो सनलाइट होती है उससे भी मिलता है। ये किसके लिए क्यों ज़रूरी होता है विटामिन डी? ये जो हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी मजबूती के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी। ठीक है, तो ऐसी विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे गए थे? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है बुध व शुक्र, अगला है शुक्र और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि व अरुण। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे गए थे? तो क्षुद्र ग्रह जो है ये, इसका राइट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच देखे गए थे। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच एक पूरी एस्टेरॉयड जो थे उनको देखा गया था। तो आपको बता दें, सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछा जाए तो इसमें कुछ नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? वो बृहस्पति ही है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर इसके बाद शनि है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ऐसे इनका क्रम चलता रहता है। और सबसे छोटा हो गया बुध। ठीक है, और ऐसी हम बात करें डेंसिटी के हिसाब से, यानी कि घनत्व के अनुसार, तो सबसे कम घनत्व किसका है? शनि ग्रह का है। शनि ग्रह जो है सबसे कम घनत्व का है। और सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? शुक्र ग्रह का है। तो शनि ग्रह इतना कम घनत्व का है, यदि आप उसे जो है पानी में रख देंगे ना तब भी वो तैरने लगेगा। तो इसका घनत्व इतना कम है, इतनी डेंसिटी इसकी इतनी कम है। ठीक है, और सूर्य से अगर आप दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका क्रम है। यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा हुआ? बुध हुआ। सबसे दूर जो ग्रह हुआ वो वरुण हुआ। अगर हम बात कर लें इनके भार की, इनके द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में सबसे कम द्रव्यमान जिसका है वो बुध है होता है। और सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है? बृहस्पति ग्रह का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना के बारे में पूछा गया है। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। तो तुलबुल परियोजना जल्दी से बताइए। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी के
तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है तुलबुल परियोजना? झेलम नदी के तट पर स्थित है। और ये झेलम नदी कहाँ पर बहती है? जम्मू और कश्मीर में बहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने अबुल फजल, अगला है बदायूनी, सी बाबर, डी अकबर। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा बाबरनामा जो है खुद बाबर ने लिखी है। ठीक है, बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर इसका होगा 8 मार्च। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। और हर एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या है। तो अगर आप थीम जानना चाहें तो 2020 की इम्पॉर्टेंट है, 2021 की भी इम्पॉर्टेंट है। तो 2020 की जो थीम थी वो थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट्स। ये 2020 की थीम थी। और 2021 की जो थीम की बात करें तो ये 2021 की थीम जो काफ़ी बड़ी थी, वैसे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 जो थीम थी वो थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो बेसिकली जितने भी डे मनाए जाएंगे इस साल वो कोविड-19 से जुड़े हुए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? तो ऐसा कौन सा सम्राट था जो सबसे लास्ट में जिसका शासन रहा? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुग़ल सम्राट थे। इन्हें अंग्रेज़ों ने कहाँ भेज दिया था? इन्हें अंग्रेज़ों ने रंगून में भेज दिया था। भारत से हटा के इन्हें रंगून में भेज दिया था, जहाँ इनकी मृत्यु भी हो गई। क्यों भेज दिया था? क्यों? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो क्रांतिकारी थे उसमें उन्हें जो है एक तरीके से शासक उनको बिठा दिया गया था, इसलिए इन्हें अंग्रेज़ों ने भेज दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स मूल रूप से किसके बने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है नाइट्रोजन के बने होते हैं, प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो एंजाइम्स जो है किस के बने होते हैं? एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं किसके होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के होते हैं। और प्रोटीन काम क्या करता है? प्रोटीन जो आपकी जो मसल्स होती हैं, आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी ग्रोथ में वृद्धि करता है। ठीक है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन का सेवन ही करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर बताइए इसका। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? आंसर है इसका शुक्र। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो शुक्र क्या है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों को छोड़ करके परिक्रमण की जिसकी दिशा ना एक ही है, यानी कि जो घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही है। जो बात कर लें तो अगर ये घूमता कैसे है तो जो शुक्र है ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी घूमती है ना उस दिशा में ही शुक्र घूमता है। शुक्र के अतिरिक्त और कौन सा ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है? ठीक है, ये आपको इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र हो गया। और कौन सा ग्रह ऐसा है जो क्लॉकवाइज घूमता है शुक्र के अतिरिक्त, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, अगला और भी कुछ जान लीजिए। जबकि जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि जो अन्य ग्रह हैं वो किस दिशा में घूमेंगे? उल्टे घूमेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो बिंदुसार के बारे में पूछा गया है, बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? तो बिंदुसार के बारे में जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है बिंदुसार? मौर्य। ठीक है, तो बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? कौन था इसका संस्थापक? तो मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। कब करी थी? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और बिंदुसार के बारे में जान लीजिए। बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका शासनकाल रहा। अब ये कब बिंदुसार का शासनकाल कब शुरू हुआ? ये था 298 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व में था। जब इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी मगध थी। मगध की गद्दी पर बैठा था। और इसे और किन किन के नामों से जाना जाता है? तो बिंदुसार जो थे इसे
अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये क्या करता था, शत्रु विनाशक, इससे इसकी उपाधि ले रखी थी, अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बिंदुसार कौन से संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता था, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, किस धर्म से रखता था। तो बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय का एक अनुयायी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर के बारे में पूछा गया है। लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो मकाऊ एक देश है, तो इसकी मुद्रा के बारे में, इसकी करेंसी यहाँ चलता क्या है। ठीक है, जैसे भारत में जो भारत की करेंसी क्या है, रुपया है, वैसे ही मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मकाऊ डॉलर, टोगो, पटाका या रुफिया। तो मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, इसका पटाका कहा जाता है मकाऊ की मुद्रा को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन आपके सामने, जोनास साल्क ने, निकोलस और जीन लुथिए ने, जेम्स वॉट ने और सर जगदीश चंद्र बोस ने। तो सिनेमा का आविष्कार बताइए किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकोलस और जॉन लुथिए ने किया था। तो सिनेमा का आविष्कार जो बड़ी स्क्रीन पे जो सिनेमा होते हैं, जो थिएटर्स वगैरह, उनको इसका आविष्कार निकोलस और जीन लुथिए ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लिए, जोनास साल्क। जोनास साल्क ने क्या किया था, पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, पोलियो की जो खुराक थी उसको, पोलियो को उसका किया था। और जेम्स वॉट ने भाप का इंजन, जो भाप का इंजन था पहले रेल का, वो उसको जेम्स वॉट ने। और सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था, सर जगदीश चंद्र बोस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था। इन्होंने क्या किया था, जो पेड़ पौधे हैं ना, उनकी ग्रोथ कैसे हो, इसको जानने के लिए एक उपकरण को तैयार किया था। उस उपकरण का नाम क्या होगा, उस उपकरण का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि था। हर्ष का राज कवि कौन सा था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, ह्वेनसांग, फायान, बाणभट्ट या फैजी। तो हर्ष का राज कवि था, हर्ष का राज कवि कौन सा था, हर्ष का राज कवि था, आंसर बताइए आप लोग। हर्ष का राज कवि था बाणभट्ट। तो हर्ष के दरबार में एक कवि थे बाणभट्ट, इन्होंने क्या किया था, ये उनके दरबार में रहते थे, इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, हर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इन्होंने जो है हर्षचरित और कादम्बरी की रचना करी थी बाणभट्ट जी ने। ठीक है, और हर्षवर्धन स्वयं खुद भी एक कवि था, उसने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे। उसने जो थे 3 संस्कृत नाटक लिखे थे। 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, कौन कौन से थे, उसने जो है नागानंद लिखा था, एक रत्नावली लिखा था और एक प्रियदर्शिका लिखा था। तो हर्ष भी खुद एक कवि था, इसने भी 3 संस्कृत में नाटक लिखे थे। तो इसने जो 3 नाटक लिखे थे, हालांकि इनके बारे में काफ़ी जानकारी, ये अफवाहें क्या, ये भी सच है कि इसने खुद नहीं लिखे थे, किसी से रुपए दे के लिखवाए थे, ये भी अलग चर्चा का विषय है। हर्ष के बारे में आपको और कुछ जान लेना, ह्वेनसांग के बारे में जान लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं ह्वेनसांग थे कौन। ह्वेनसांग जो हैं ये हर्ष के शासनकाल में ही भारत आए थे। एक घूमने वाले यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और ह्वेनसांग को जो है नीति का पंडित और यात्रियों में राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्षवर्धन के का शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए। ठीक है, इन्होंने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो था ये किसने आविष्कार किया था। हाइड्रोजन रदरफोर्ड ने किया था, बी एडवर्ड टेलर ने किया था, सी पुरकेंजे या जेम्स वॉट ने किया था। तो राइट आंसर इसका बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर। तो एडवर्ड टेलर ने क्या किया था, हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया था। जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंपास निम्न में से किस क्षेत्र के घास वनों को कहा जाता है। तो पंपास जो है किस क्षेत्र के घास वनों को कहा जाता है, राइट आंसर बताइए आप लोग। तो दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के जो चारागाह थे, जो वन हैं, उनको पंपास कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा चलाई गईं। अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गईं, फ्रांसीसियों द्वारा, यूनानियों द्वारा या डचों द्वारा। तो पहली स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा चलाई गईं। तो पहली जो स्वर्ण मुद्राएं थीं ये किनके द्वारा चलाई गईं, जल्दी से बताइए आप लोग। तो पहली जो स्वर्ण मुद्राएं थी किनके द्वारा चलाई गई थी, ये यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा चलाई गई, यूनानियों ने चलाई थी स्वर्ण मुद्राएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया यहाँ पे। तो मुस्लिम अध्यक्ष आप बताइए कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी जी। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम, जो ऊपर नाम है एओ ह्यूम, इन्होंने की थी। ठीक है, किन्होंने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, एओ ह्यूम ने की थी। तो 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। हालांकि एओ ह्यूम जो थे, इनका पूरा नाम एलन ऑक्टन ह्यूम था। एलन ऑक्टन ह्यूम था इनका पूरा नाम। और 1885 में इसकी स्थापना करते हैं ये। और ये कभी भी इसके अध्यक्ष ही नहीं हुए। ठीक है, ये इसके कभी अध्यक्ष, ठीक है, एओ ह्यूम कभी हुए ही नहीं। तो एओ ह्यूम के बारे में जान लीजिए। एओ ह्यूम जो थे एक अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी था, अंग्रेज राज्य में एक प्रशासनिक अधिकारी भी था। और इम्पॉर्टेंट ये एक जो था, ये पक्षी विज्ञानी भी था। ठीक है, पक्षियों के बारे में से जानने का बहुत शौक़ था। और बात कर लें कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, इसकी जो पहली जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? ये जो अधिवेशन जो है 28 दिसंबर को बम्बई में हुआ था। और बम्बई का एक संस्कृत विद्यालय था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहाँ पे हुआ था। और जो अधिवेशन होता है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। तो पहले जो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू किया था। इसमें इसने कौन कौन से राज्यों को अपहरण किया था? इसमें इसने सबसे पहले सतारा राज्य था, उसको अपहरण किया था। संबलपुर, बहुत सारे राज्य हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऑप्शंस में आपको अवध भी दे रखे हैं, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अवध को राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं लिया था, बल्कि कुशासन के आरोप लगाकर, कुशासन के वहाँ पर शासन अच्छा नहीं हो रहा है, इसका आरोप लगाकर उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, अवध को। और जब मिलाया था तो अवध में वाजिद अली शाह जो थे वो शासन कर रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन है एडवर्ड हॉपकिंस ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी महात्मा गांधी ने, या डी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत को किसने लागू किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने समझाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया, ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने समझाया था कि जो अंग्रेज़ थे हमारे राज्य से किस तरह कच्चा सामान ले जाते हैं, कच्चा सामान जो है कम रुपयों पे ले जाते हैं और वहाँ पे अपने यहाँ पे इंग्लैंड में जा कर के बड़ी बड़ी मशीनों से उनका बनाते हैं, उनका सामान बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं, जो कच्चे सामान है उनको सामान जैसे वस्त्र हैं वो अच्छे वस्त्र बनाते हैं, अच्छी चीज़ें बनाते हैं और उनको भारत ला के ऊँचे दामों पर बेच देते हैं। तो इसलिए क्या होता था, हमारे राज्य से रुपए चला जाता था भारत से, और रुपए जो सामान था चला जाता था और यहाँ से रुपए भी चला। तो एक तरीके से इकनॉमिकली जो था हमारे यहाँ पे से अपक्षय होने लगा। इसी सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने समझाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 12 होगी। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम ही है जो भारत की जो संसद है वो किन किन से मिलकर बनी है? तो भारत की संसद तीन जो हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा और लोकसभा,
तीन जो हैं 3 सभाओं से मिलकर बनी हुई है, और जो है राज्यसभा इसमें उच्च सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है, जिसे आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के तहत स्थापित किया गया है। और जो लोकसभा है वो हमारी कैसी सदन है? जो लोकसभा है वो निम्न सदन है, जिसे आर्टिकल 81, तो राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 हो गया, अनुच्छेद 80 हो गया, और लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81 हो गया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। ठीक है, तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं? ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, या समाज सेवा है, इन सब के विषय में एक अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए, तो उन्हें ही राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुंडा जल डमरू मध्य निम्न में से किसके बीच स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये किसके मध्य स्थित है? जल्दी से बताइए आप लोग। जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित है। ठीक है, सुंडा जल डमरू मध्य जो है जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको वही कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक भी करें वीडियो को। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी है? भारत और श्रीलंका के मध्य एडम्स ब्रिज है, मन्नार की खाड़ी है, सॉरी पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, तो एडम्स ब्रिज है और पाक जलडमरू मध्य भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, तो अगले ऊपर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से कौन कर सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने, वित्त मंत्रालय कर सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कर सकती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर सकता है, ठीक है, CSSO द्वारा, नीति आयोग द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय द्वारा। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। तो राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से कौन कर सकता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करेगा? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करेगा। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, और ये वर्ल्ड बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछा गया हमसे कि वर्ल्ड बैंक जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन DC। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में पड़ता है। वाशिंगटन DC कहाँ पे है? वाशिंगटन DC USA अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो इसके हेड कौन हैं? तो अभी हाल फिलहाल में इसके जो हेड हैं वो डेविड मालपास जी हैं, 13 नंबर के हेड हैं, तो वो हैं। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन यही रखते हैं। ये टॉप 25 क्वेश्चन थे आपके, जो सभी एग्ज़ाम, जो पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में आए हुए थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।